Hello students, welcome to my YouTube channel Home Education. Today I am going to inform you about some important thing related to English. So are you ready? Listen what I am saying very attentively and carefully. तो स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक है वो सवाल आपके जवाब हमारे के अंतर्गत मुझसे कुछ स्टूडेंट्स लोगों ने ये क्वेश्चन किया कि सर हम लोगों की स्पीकिंग स्किल कैसे बढ़े या हम लोगों की ट्रांसलेट करने की स्किल कैसे बढ़े। तो आज का जो वीडियो बना हुआ है या जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ख़ास तौर से इसी पर बेस्ड है। मीन्स आज का जो वीडियो है उसका टाइटल है हाउ टू स्पीक इंग्लिश और हाउ टू ट्रांसलेट इंग्लिश। दिस इज़ द टाइटल ऑफ दिस वीडियो। सो लिसन वेरी अटेंटिवली एंड केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग। अक्सर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि ट्रांसलेशन यानी टेंस पढ़ करके वो इंग्लिश को ट्रांसलेट कर सकते हैं और इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप टेंस पढ़ करके कुछ 2-4 सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, 10-20 सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन इससे ये कह देना कि आपका टेंस पढ़ने से आपको फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग आ जाए, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ इम्पॉसिबल। इफ़ यू वांट टू लर्न फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग देन ओनली टेंस इज़ नॉट इनफ। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, टेंस आपका पहला कदम है। जैसे आपको किसी मंजिल पर जाना है तो उस मंजिल पर जाने के लिए आपको एक एक पड़ाव आते हैं। तो टेंस जो है आपके इंग्लिश स्पीकिंग सीखने का एक पहला पड़ाव है, द फर्स्ट प्लेटफॉर्म ऑन योर डेस्टिनेशन टू लर्न और टू स्पीक इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स आप टेंस को पढ़िए, सीरियसली पढ़िए, ये आपका पहला कदम है, पढ़िए आप टेंस। तो आप पहले कदम को फॉलो करिए, यानी पहला कदम है आपका इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के रास्ते में जो पहला कदम है वो है टेंस, और उस पर आप चलिए, उसको आप फॉलो करिए, लेकिन वो लास्ट कदम नहीं है, ठीक है। तो आप कम से कम रोज़ाना टेंस पढ़िए, कम से कम आप 1 महीना टेंस पढ़िए, ठीक है। अब मैं आपको दूसरे कदम के बारे में बताना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट्स टेंस पढ़ने के बाद फिर आपका दूसरा कदम है मॉडल ऑक्सिलरीज या मॉडल्स पढ़ना और उस पर बेस्ड सेंटेंसेस बनाना, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आट टू। ये सारी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। इन मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो मॉडल ऑक्सिलरीज को आप पढ़िए और मॉडल ऑक्सिलरीज पर आप सेंटेंस बनाइए। ये आपका इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के रास्ते में दूसरा कदम और मजबूत कदम साबित होने वाला है, ठीक है। पहला कदम टेंस पढ़िए, दूसरा कदम मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़िए, ठीक है। अब आगे सुनिए। तो स्टूडेंट्स आपका जो तीसरा कदम है, तीसरे कदम पर मैं अब चर्चा करने वाला हूँ कि व्हाट इज़ द थर्ड स्टेप टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश। तो जो आपका तीसरा कदम है उस कदम को मैं बता रहा हूँ, आप प्रीपोजिशन पढ़िए।
प्रीपोजिशन, जितने भी प्रीपोजिशंस हैं सबको आप सीखिए, सब प्रीपोजिशंस के हिंदी सेंस जानिए, सबके सटीक प्रयोग या यूजेस आप पढ़िए। प्रीपोजिशन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जैसे आप प्रीपोजिशन ले लीजिए, आपका हिंदी वर्ड है से या द्वारा। आप समझ लीजिए इस से या द्वारा के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रीपोजिशन है। विद भी है से के लिए, बाय भी है से के लिए, थ्रू भी है से के लिए, सिंस भी है से के लिए, फॉर भी है से के लिए, फ्रॉम भी है से के लिए। तो देख रहे हैं सिर्फ आपका से के लिए कम से कम 5-6 प्रीपोजिशन है। तो आपको जब आप इसको पढ़ेंगे, जब आप इसके सटीक प्रयोग सीखेंगे, तब जा कर के आप इंग्लिश स्पीकिंग फ्लुएंटली सीख पाएंगे। एंड देन योर ट्रांसलेटिंग स्किल विल डेवलप। सो रीड प्रीपोजिशन वेरी केयरफुली एंड अटेंटिवली। तो स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन के बाद बारी आती है कंजंक्शंस की, कनेक्टिव्स की। अब आप ये सोचिए कि कनेक्टिव्स को 3 डिपार्टमेंट में, कनेक्टिव्स जो होते हैं वो आपके जो है 2 डिपार्टमेंट में बटे होते हैं। और सेंटेंस जो ओवरऑल सेंटेंस होते हैं वो 3 कैटेगरी में बटे होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। हालांकि सिंपल सेंटेंस में तो कनेक्टिव की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। तो सिंपल सेंटेंस तो आप बहुत आसानी से रोज़ाना सीख ही लेते हैं, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए या इंग्लिश स्पीकिंग में आपको बहुत ही एक्सपर्ट होने के लिए कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस कनेक्टिव पर बेस्ड होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आप कनेक्टिव्स कब सीखेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कनेक्टिव्स कब सीखेंगे, कंपाउंड सेंटेंस के कनेक्टिव्स कब सीखेंगे। मैंने ऑलरेडी वीडियो अपने चैनल पर डाल रखे हैं, आप उन वीडियोज़ को देखें, उन सारे कनेक्टिव्स को नोट करें, उन सारे कनेक्टिव्स पर आप सेंटेंस बनाएं। कुछ करने से होता है, बैठकर सपना देखने से कुछ होता नहीं है। तो आप कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस के कनेक्टिव्स लर्न करें और उस पर आप सेंटेंस फ्रेम करें। तो कनेक्टिव्स सीखने पर आप एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, टेंस आपका पहला कदम, मॉडल ऑक्सिलरीज आपका दूसरा कदम, प्रीपोजिशन आपका तीसरा कदम, कंजंक्शन यानी कनेक्टिव्स आपका चौथा कदम। तो अब आप सुनिए 5वां कदम आपका क्या हो। बहुत से स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ कि वो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीखते हैं और बराबर वो प्रैक्टिस करते रहते हैं और काफ़ी अच्छा करते भी हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऐसा मुझे कोई स्टूडेंट्स बहुत कम से कम दिखता है जो पैसिव वॉइस का भी मीनिंग निकाले। जैसे आप सपोज करिए राम किल्ड रावण, एक्टिव वॉइस है, तो पैसिव आप फटाफट बना लेते हैं, रावण वाज किल्ड बाई राम। लेकिन यहीं पर आप रुक गए, आपको लगा मैंने एक्टिव से पैसिव बना लिया, मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप जो रावण वाज किल्ड बाई राम, इसकी भी आप हिंदी बनाइए। मतलब रावण राम द्वारा मारा गया, ठीक है। तब जा कर के अगर आपको हो सकता है बहुत सा सेंटेंस आप पैसिव वॉइस में आपको मिले, तो पैसिव वॉइस में सेंटेंस मिलेगा, उसको कैसे आप बोलेंगे। तो पैसिव वॉइस की भी हिंदी आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके सामने सेंटेंस आ गया, समस्या अध्यापक द्वारा हल की गई, तो बताइए इसको भी तो इंग्लिश में बोलना है।
द प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड बाय द टीचर, ये सब भी तो इंग्लिश है, इसको कौन सीखेगा। फूल माली के द्वारा तोड़ा जाता है, ये भी तो हिंदी सेंटेंस है, इसको भी तो हम ट्रांसलेट करेंगे। तो जब ट्रांसलेट करेंगे तो पैसिव वॉइस के अंतर्गत आएगा। फ्लावर इज प्लकेड बाय द गार्डनर, तो आप पैसिव वॉइस सीखिए, लेकिन पैसिव वॉइस का हिंदी कनेक्शन क्या है उसको भी आप जानिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ एक्टिव से पैसिव मत करिए, पैसिव की हिंदी भी जानिए और बैलेंस करिए कि ये पैसिव है, इसकी हिंदी ये है। तो जब आप कभी सेंटेंस बोलेंगे तो आप हिंदी में भी तो सेंटेंस ऐसे बोलते हैं जो पैसिव वॉइस पर बेस्ड होता है, तो पैसिव वॉइस की भी हिंदी बनाइए, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसफ़र करिए, तब आप जो है फ्लुएंट इंग्लिश बोलने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और सबसे अंतिम कदम मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ। मैंने बहुत इंग्लिश पढ़ा, बहुत किताबें पढ़ा, सब कुछ पढ़ने के बाद, सब कुछ देखने के बाद ये मैं आपको अपना अंतिम अनुभव साझा कर रहा हूँ। बहुत से बच्चे नरेशन भी पढ़ते हैं, इन डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में ट्रांसफ़र करते रहते हैं, बहुत बढ़िया करते हैं। हर एक सेंटेंस को अच्छी तरीके कर लेते हैं। एसर्टिव पर होता है उसको भी इनडायरेक्ट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव पे होता है उसको भी इनडायरेक्ट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इम्परेटिव है उसको भी कर लेते हैं। तमाम सेंटेंस को वो इनडायरेक्ट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, लेकिन उसी को वो अपनी सफलता समझते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि इनडायरेक्ट नरेशन को जो आप करते हैं उसकी हिंदी भी आपको आना चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ इनडायरेक्ट नरेशन कर लिया बस आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। इनडायरेक्ट नरेशन की भी हिंदी आनी चाहिए। जैसे एग्जांपल देखिए, आप अक्सर सुने होंगे, जैसे आपने बहुत से सेंटेंस सुना होगा डायरेक्ट नरेशन में, सी सेड प्लीज टेक योर सीट। मान लीजिए ये डायरेक्ट नरेशन है, तो आप इसको इनडायरेक्ट नरेशन में क्या कर लेते हैं, सी रिक्वेस्टेड हिम टू टेक हिज सीट, इस तरीके से आप कर लेते हैं, है ना। सी सेड प्लीज टेक योर सीट, तो आप इसको इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे कर लेते हैं, सी रिक्वेस्टेड हिम टू टेक हिज सीट, इसी तरीके से कर लेते हैं और आप बहुत खुश होते हैं कि हमारा बहुत सही हो गया और ये मेरा इनडायरेक्ट नरेशन है। इसी तरीके से बहुत से आप करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सी रिक्वेस्टेड हिम टू टेक हिज सीट, इसकी भी हिंदी जानिए। उसने उससे रिक्वेस्ट किया कि वो अपनी सीट ले ले, ऐसी भी तो हिंदी हमें हमारे सामने आती है। किसी ने किससे कहा कि वह आम खा ले, मदर आस्क्ड हर सन टू ईट मैंगो। कहने का मतलब ये है कि इनडायरेक्ट नरेशन पर बेस्ड भी आपके सेंटेंस होते हैं, तो आप इनडायरेक्ट नरेशन को भी पढ़िए, लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन पर जो आप इनडायरेक्ट नरेशन करते हैं उसकी हिंदी भी जानिए, ताकि आप हिंदी के आधार पर ये समझ सकें कि हम इनडायरेक्ट नरेशन में भी जो है सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं और इंग्लिश बोलने में हमको मदद मिलेगी। तो इन सारे कदम को फॉलो करने के बाद आपकी इंग्लिश बोलने की जो क्षमता है बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आप भर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे, आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलेंगे, तो आपके लिए बहुत सरल है डगर पनघट की हो जाएगा। आप ये नहीं कहेंगे कि बहुत कठिन है डगर पनघट की, फिर आप कहेंगे बहुत सरल है डगर पनघट की। तो मैं आपसे कहता हूँ बहुत सरल है डगर इंग्लिश स्पीकिंग लर्निंग की। सो स्टूडेंट्स, I had some experience that I shared to you, and I am hopeful that you will take this suggestion seriously, and I am giving to you suggestion that see this video very carefully, and what I had told you follow it accurately, and then you will learn English speaking very well, and then you will speak English fluently, and you will feel no problem then. And after learning English speaking,
You will be able to answer any question very easily. Whether your question is whether the answer is very long or short, it doesn't matter. But you will give answer very easily and in simple way, because when you know the question and when you know the Hindi data of answer, so you will automatically translate Hindi data into English, and you need not to learn any answer. So students, what I had told you, I am going to just remind you once again. Read tense very carefully. Read modal auxiliaries very carefully and attentively. Read prepositions and learn the uses of prepositions. Read conjunctions and learn the uses of conjunctions, especially in complex and compound sentences. Okay? Learn the active passive with Hindi translation, especially learn Hindi meaning of passive voice. And last, learn the Hindi meaning of indirect narration. These are the sacred mantras of learning English. These are the sacred key of learning English. And this is my experience. What I have learnt till now, this is my experience, and I am speaking to you, I am sharing to you. So I am hopeful that you will follow these rules and see this video very carefully, and if anything should be note down these things, and learn accurately, and subscribe my channel Home Education, so that you will get so much knowledge in the way of learning English speaking and learning English grammar, as well as learning English literature. Okay students, thank you. Jai Hind. Bye.